अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। ये हट अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। किसी और की यहाँ मौजूदगी का एहसास ना होता था। अंदर दाखिल होकर डॉक्टर शरफ उसे एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में ले गया। उसने कहा, मैं मुस्तकिल यहाँ रहता हूँ, यही मेरी रिहाइश गाह है। अभी कुछ देर के बाद मैं तुम्हें अपनी पूरी रिहाइश गाह दिखाऊंगा। गुफ्तगू की इब्तिदा करने के लिए पहले तुम्हें एक चीज दिखा दूं। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मौजू तुम्हारी दिलचस्पी का है या नहीं। वो ड्राइंग रूम में रखे हुए एक खूबसूरत शेल्फ की तरफ गया और फिर उसने शेल्फ से एक खूबसूरत एल्बम निकाल लिया। दरदाना के पास पहुंचकर उसने एक निगाह शाबान पर डाली, जो दूसरे सूफे पर लातअल्लुक बैठा हुआ था। उसके बाद उसने एल्बम का सफ़ा खोल दिया। दरदाना ने पुरतजस्सुस निगाह उस तस्वीर पर डाली जो पहले सफ़े पर लगी हुई थी, और हकीकतन उसे चौंकना पड़ा। ये तस्वीर शाबान की थी, 100% शाबान की, और ज्यादा पुरानी भी नहीं मालूम होती थी। उसमें वो हूबहू वही चेहरा था जो इस वक्त शाबान का था। लेकिन संकी बूढ़ा डॉक्टर शरफ और उसके पास शाबान की तस्वीर, ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े का इससे क्या ताल्लुक, और वो तस्वीर उसके पास कैसे है? क्या शाबान से मुतल्लक कोई और इंकशाफ होने वाला है? दरदाना ने एल्बम का दूसरा सफ़ा उठाया। उसमें भी शाबान की समुंदर के किनारे की तस्वीर थी। तीसरे सफ़े में वो पानी में नजर आया। उन तस्वीरों से उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि तमाम तस्वीरें शाबान के अलावा किसी और की नहीं हैं। लेकिन एक अजनबी शख्स को शाबान में क्या दिलचस्पी? उसने इतने एहतमाम से ये एल्बम क्यों तैयार किया है? और फिर ये तस्वीरें मुख्तलिफ दिनों की थी जिनमें दरदाना शाबान के साथ साहल पर आई थी। इसके अलावा उस फोटोग्राफी का भी जवाब नहीं था जो पानी के ऊपर और नीचे की गई थी। ताहम दरदाना ने खुद को संभाला। वो शाबान के सिलसिले में मुहतात रहना चाहती थी। उसने एल्बम डॉक्टर को वापस करते हुए कहा, यह मेरे लिए हैरत अंगेज है डॉक्टर। किस लिहाज से? तस्वीरें मुख्तलिफ औकात की हैं। मुझे तअज्जुब है आपने ऐसा क्यों किया। तअज्जुब कुदरती बात है। इसे रफा करने के लिए मैं तुमसे अपना कुछ और तारुफ करा दूं। नाम मेरा डॉक्टर शरफ है, ये तुम्हें मालूम हो चुका है। मेरे वालिद का नाम आकल इब्राहिम था और वो एक ब्रिटिश नेविगेशन कंपनी में कप्तान के ओहदे पर फायज थे। उम्र के 40 साल उन्होंने समुंदर में गुजारे, इसलिए समुंदर का तोहफा मुझे बचपन से मिला है। अकलौता बेटा होने के नाते वो मुझे बेपनाह चाहते थे। इसीलिए अमूमन मुझे और मेरी माँ को उनके साथ जहाज पर रहना पड़ता था। मेरी पूरी तालीम प्राइवेट रही। बस रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता था और इम्तहानात के वक्त में इम्तहान दे लिया करता था। इस तरह मैंने तालीम मुकम्मल की। MA करने के बाद उन्होंने मेरी शादी करनी चाही, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे समंदर से इश्क हो गया था। मैं कायनात के इस वसी हिस्से के राज को जानना चाहता था कि इसमें क्या क्या है, ये मालूम करना चाहता था। चुनाचा मैंने खुद को इसके लिए वक्फ कर दिया। समुंदर से दिलचस्पी रखने वाले बेशुमार अफराद से मेरा राब्ता है और यही मेरा मशगला है। वालिदैन की मौत के बाद मैंने ज्यादा आज़ादी से अपने काम को जारी रखा और बेशुमार दौलत इस काम में सिर्फ की जो मेरे वालिद का विरसा नहीं थी, बल्कि उसे मैंने समुंदर से ही हासिल किया था। समुंदर से? दरदाना चौंक कर पूछा और डॉक्टर शरफ के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। तुम्हें दौलत से दिलचस्पी है? डॉक्टर शरफ ने सवाल किया। कोई खास नहीं। फिर तुमने ये सवाल क्यों किया? आपका इंकशाफ तअज्जुब खेज है। नहीं बेटी, ये बात तअज्जुब खेज यूं नहीं है कि इस थोड़े से खुश्क हिस्से की मिसाल ने, जिसे जमीन कहते हैं, जमीन के उम्र के बारे में जानती हो कितनी है? खरबों साल, और इंसान उस पर खरबों साल से उससे अपनी जरूरतें पूरी करता है। मादनियात, तेल, सोना,
हीरे, तांबा, कोयला और ना जाने क्या क्या, और सब कुछ उसी से हासिल करता है। और अभी इस जमीन का लाखवां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं हो सका। सारी जमीन मजीद खरबों साल के लिए इंसानी जरूरियात पूरी करने के लिए पड़ी है, और जमीन समुंदर के चौथाई है, जबकि समुंदर का तो अभी रुख भी नहीं किया गया है। उसकी तह टटोलने के लिए अभी मुनासिब इंतजामात भी नहीं हो पाए हैं। पानी की गहराई में क्या बिखरा हुआ है अभी पता ही नहीं चल सका। बस यूं समझ लो, मैंने जरूरत भर समुंदर से मांगा और मुझे मिल गया, और ये कोई तअज्जुब खेज बात नहीं। दर्दाना गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाने लगी। डॉक्टर शरीफ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, समुद्रों के बारे में मालूमात हासिल करते करते अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्र आगे बढ़ गई और कवि कमजोर हो गए। अब उसमें फुर्ती, चुस्ती और मुस्तअदी से अपना काम जारी नहीं रख सकता। बहुत अफसोस हुआ मुझे, मगर बात मेरे बस से बाहर थी। चुनाचा सब्र कर लिया, और फिर खुद को महदूद करने के सिवा चारा कार ना था। चुनाचा लबे साहल समंदर पर रहता हूँ और हसरत भरी नजरों से इसे देखता रहता हूँ, जिसने मुझे मेरी उम्र के हाथों शिकस्त दे दी। ये हट एक रोशनी ग्राफिक लैब है, जिसमें मैंने मकदूर भर आलात जमा किए हैं, और इन आलात की मदद से समुंदर की गहराइयाँ झांकता रहता हूँ। इन्हीं मुश्किलों के दरमियान मैंने इस बच्चे को देखा, और इसने मुझे हैरान करके रख दिया। उस दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं अपने मामूलात के मुताबिक समंदर देख रहा था, और ये बच्चा सीता समुंदर से समुंदर की गहराइयों में गोता खा रहा था। आसपास कोई और तैराक मौजूद नहीं था। तुम इससे काफी फासले पर रेत पर बैठी हुई थी। ये कोई अनोखी बात नहीं। अक्सर लोग आते हैं और समुंदर के पानी में नहाते हैं, लेकिन मैंने इस बच्चे के तैरने के अंदाज पर गौर किया तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं खुद भी फने तैराकी का माहिर रहा हूँ और तैरने के बेशुमार तरीके जानता हूँ, लेकिन इस बच्चे के तैरने के अंदाज में जो कुदरतीपन था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। हो सकता है माय डियर मिस दर्दाना, तुम्हें फने तैराकी के बारे में मालूमात हासिल हों। इंसान के तैरने का अंदाज चाहे वो कितना ही माहिर हो जाए, मसनूई ही रहता है। यूं समझ लो, जिस तरह खला में नन्हे नन्हे परिंदे, चिड़ियां, चीले, कौवे और उड़ने वाले दूसरे जानवर परवाज करते हैं और उनके अपने वसाइल होते हैं, यहाँ तक कि नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े भी परवाज करने का एक मखसूस अंदाज रखते हैं। इंसान ने इस सिलसिले में कोशिशें की, हवाई जहाज ऐजाद कर लिया। इसके अलावा रॉकेट वगैरह की बात भी कर सकती हो तुम। खिलाबारी के और भी बहुत से जदीद तरीन तरीके इख्तियार किए गए हैं, लेकिन जो कुदरत और इख्तियार परिंदों को कुदरती वसाइल की बुनियाद पर खिला में परवाज करने के लिए हासिल होता है, इंसान के लिए वो नामुमकिन ही रहा। इसी तरह समुंदर की गहराइयों में आबदोजें दौड़ती फिरती हैं। सीता समुंदर पर जहाज सीना ताने हुए अपने फासले तय करते हैं। गोताखोरी के नए तरीके ऐजाद किए गए हैं, लेकिन वो कुदरती शय एक अलग ही चीज होती है। वो कुदरत इंसान को हासिल नहीं हुई। जमीन के बासी जमीन के हुक्मरान हैं। खिला और समुंदर की गहराइयों में वो एक मसनूई अंदाज ही रखते हैं, लेकिन ये बच्चा समुंदर में तैरने वाली मछलियों की मानद समुंदर की गहराइयां नापता है, और इसके तैरने के अंदाज में 100% कुदरतीपन पाया, और इस बात ने मुझे शशदीद करके रख दिया। पहले तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि ये कोई इंसानी बच्चा है। फिर मेरा तजस्सुस भड़क उठा और मैंने इसकी कुछ तस्वीर हासिल की। मैं तुम्हें बताऊं माय डियर मिस दर्दाना कि ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास क्या जराए हैं। गर्ज ये कि वो दिन मेरे लिए तजस्सुस और हैरानी का दिन था। मैंने उसके बाद भी इस बच्चे पर निगाह रखी और तुम्हें देखा। तुम्हारे हट के बारे में भी मुझे इल्म हो गया। इसके बाद मैं इंतजार करता रहा। ये जुर्रायत ना हो सकी कि मैं तुमसे उसी दिन तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करूं। फिर तुम दोबारा आई और मैं अपने काम के लिए तैयार हो गया। तुमने यकीनन मुझ पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन उस दिन मैंने इस बच्चे की कई तस्वीर हासिल की। पहले खुश्की पर, फिर समुंदर में, और उसके बाद उसके तैरने की बहुत सी तस्वीर ली जो तुम इस एल्बम में देख चुकी होगी। बाद में इन तस्वीर का गहरा तज्जिया करता रहा, और सच बात यह है कि मुझे हैरानी के सिवा कुछ ना मिला। बस इस बच्चे के तैरने का
अंदाज में एक कुदरतीपन है और ना इसके बदन की साख्त में कोई तब्दीली है, ना इसके अंदर कोई ख़ास बात पाई जाती है। पता नहीं तैरने का ये कुदरती अंदाज इसे कैसे हासिल हो गया। इसकी उम्र पर गौर करते हुए मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि अगर इसे बचपन ही से पानी में उतार दिया जाता तब भी फ़न तैराकी का माहिर तो हो सकता था, लेकिन ऐसा कुदरती अंदाज हासिल करना कोई आसान काम नहीं। बल आखिर मैं मजबूर हो गया कि तुमसे राब्ता कायम करूं। पहले मैं तुम्हें अपनी इस नीयत से वाज़े कर देना चाहता हूं जिसकी बिना पर मैंने तुमसे राब्ता कायम किया, और मुझे यकीन है कि तुम्हें इस बूढ़े शख्स पर कोई शुबा ना होगा। ये बस मेरा तजस्सुस, मेरा शौक है कि मैं इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दर्दाना को डॉक्टर शरफ की बातों में बिल्कुल सच्चाई महसूस हुई, लेकिन वो इस डॉक्टर को ये कैसे बताती कि ये बच्चा आज तक खुद उसके लिए हैरत अंगेज है, और इसका हसूल भी ऐसे ज़राए से हुआ है जो बताए नहीं जा सकते, क्योंकि उससे बहुत सी उलझनें पैदा होने का अमकान था। इसके अलावा जो कहानी मछेरों की उस बस्ती में इस बच्चे के बारे में सुनी गई थी वो भी तहय्युर कुन थी, और दर्दाना समझती थी इस कहानी का आम होना मुनासिब नहीं। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि खुद उसके पास शैबान के सिलसिले में बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे। बेशक शैबान को अपने साथ लाने में दर्दाना की ख्वाहिशों का दखल था, लेकिन फिर असद शहराजी की सारी तवज्जो शैबान पर मरकूज हो गई थी, और उसने दर्दाना को वो तमाम आसानियाँ फराहम करके इस बात का इजहार कर दिया कि शैबान उसके लिए भी बाइस दिलचस्पी है, और उसने दर्दाना का सिर्फ ताउन हासिल किया है। मैंने तुम्हें ये सारी हकीकतें बता दी दर्दाना बेटी, और इसके बाद मैं ये हक रखता हूँ कि तुमसे इसी बच्ची के बारे में तफसीलात पूछूं। ताहम अगर तुम किसी वजह से ये सब कुछ बताना पसंद नहीं करो तो जाहिर है उसमें जबर का कोई पहलू नहीं निकलता। शौक की तकमील के लिए किसी से तारुफ हासिल किया जा सकता है, सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जवाब के लिए भी उसे मजबूर किया जाए। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं और उम्र के लिहाज से मेरे लिए बासे एहतराम भी। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि शाबान बेहतरीन तैराक है और बहुत ही छोटी उम्र से उसे समंदर में शगफ है, लेकिन उसमें कोई ऐसी अनोखी बात होगी, हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो इसका नाम शाबान है, डॉक्टर शरफ ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, शैबान शहराजी, दर्दाना ने फौरन ही संभल कर कहा। वो फैसला कर चुकी थी कि डॉक्टर शरफ से उसे शाबान के बारे में क्या गुफ्तगू करना है। बहुत खूब, दूसरा सवाल ये है बेटी कि इसका तुमसे क्या ताल्लुक है, क्या तुम इसकी माँ हो? माफ़ करना अगर मेरा सवाल कुछ बेतकल्फाना हो तो उसे महसूस ना करना। जी हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, बल्कि यूँ समझ लीजिए अतालिक हूँ। बहुत खूब, ये शहराजी साहब कौन हैं? असद शहराजी एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, बहुत से कारोबार करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहते हैं। इस बच्चे की माँ मर चुकी है और असद शहराजी ने मुझे इसकी तालीम और तरबियत पर मुतय्यन किया है, चुनाचा मैं अपना काम अंजाम देती हूँ। समंदर से चौंका इसे खासा शगफ है, इसलिए जब भी ये इस बात की ख्वाहिश करता है मैं इसे असद शहराजी के इस हट में ले आती हूँ और यहाँ ये अपना मशगला जारी रखता है। बहुत दिलचस्प बातें हैं ये। वैसे मैं असद शहराजी साहब से भी इस बारे में गुफ्तगू करना चाहूँगा। क्या वो इस वक्त वतन में हैं? जी नहीं, वतन से बाहर गए हुए हैं। तो मैं ज़हमतों पर ज़हमतें दिए जा रहा हूँ। जब भी वो वापस आएं मेरा उनसे तारफ़ ज़रूर कराना। कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर ये कुदरत क्यों बेदार हुई और इसका पसे मंजर क्या है। तैरने के इस अंदाज को जो तुमने कम से कम मेरी तस्वीरों में बगौर देखा होगा, बहुत ही अहमियत दी जा सकती है, क्योंकि बात किसी एक तस्वीर की नहीं। मैंने मुख्तलिफ औकात में इसका तज्जिया किया और अपने इस फैसले पर मुझे कोई तब्दीली नहीं करना पड़ी कि इसके तैरने का अंदाज इंसानी अंदाज नहीं है, बल्कि इसमें एक अनोखापन है जो शायद दुनिया में किसी और तैरने वाले में ना हो। और फिर खास तौर से इसकी उम्र, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये सब कुछ उसे सीखने से हासिल नहीं हुआ। जी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझसे भरपूर तावन किया। अगर तुम पसंद करो तो मैं इस मुख्तसर सी जगह में अपनी काविशें तुम्हारी नजर करूं। जी क्या हर्ज है? दर्दाना ने शाबान की तरफ देखते हुए कहा।
जो अब भी खामोशी से उसी सोफे पर बैठा एक दीवार पर निगाहें जमाए हुए था। हालांकि बहुत समझदार था, वो जिंदगी के तमाम ही मसाइल में दिलचस्पी लेता था। अपनी फितरत के लिहाज से जरा मुनफरिद जरूर था, लेकिन मजमूई तौर पर अगर उसका कोई तासुर लिया जाता तो वो आम बच्चों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आता था। अभी तक उसने उन लोगों के बात में कोई दखल नहीं दिया और खामोश अपनी जगह बैठा रहा था। डॉक्टर शरफ उसकी जानब मतवज्जा हो गया। मिस्टर शाबान, आपका हमसे तारुफ हो चुका है, लेकिन आपने हमारी गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया। शाबान चौंका और डॉक्टर शरफ को देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अंकल, आपकी और आंटी की जो गुफ्तगू हो रही है वो मैं सुन रहा हूँ। मेरे दखल देने की गुंजाइश नहीं निकल सकी। तुम ये जानते हो गुफ्तगू तुम्हारे बारे में हो रही है? जी हाँ, और आंटी मेरी नुमाइंदगी कर रही हैं। तुम मुझे बता सकते हो बेटे कि समुंदर से तुम्हें ये दिलचस्पी क्यों है? डॉक्टर शरफ ने सवाल किया और शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं अंकल, मैं नहीं जानता। उसने मुख्तसर से जुमले में सारा किया धरा चौपट कर दिया। समंदर के बारे में सोचकर तुम्हें क्या महसूस होता है और तुमने तैरना कहाँ से सीखा? यही कि पानी में नहाना बहुत पुरलुत्फ होता है और मुझे उसमें दिलचस्पी है। इसका जवाब मेरा ख्याल है कि दूसरे लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि मुझे जब भी समुंदर के करीब लाया गया मैं पानी में दाखिल हो गया और मुझे पानी में तैरने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जहाँ तक सीखने का सवाल है तो मैं नहीं जानता कि मुझे पानी में तैरना किसने सिखाया। हमारी इन बातों से तुम्हें कुछ दिलचस्पी महसूस हो रही है? डॉक्टर शरफ ने सवाल किया। जी कोई खास नहीं, लेकिन चौंका आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझे भी यहाँ साथ लाया गया है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ। आओ तुम्हें तुम्हारा समुंदर दिखाएं, डॉक्टर शरफ ने कहा और सबसे पहले वो उन दोनों को साथ लिए हुए उस मीनार नुमा जगह पहुंच गया, जिसे देखने वाले देखकर यही सोचते होंगे कि सिर्फ इस हट को तामीर करने में किसी दौलतमंद ने ख्वामख्वा अखराजात का मुजाहरा किया है। लेकिन मीनार के ऊपरी हिस्से में पहुंचकर दरदाना बहुत मुतासर हुई। वहां अजीबोगरीब आलात और मशीनरी नस्ब थी। मीनार का सामने का हिस्सा जो समुंदर की तरफ खुलता था एक स्याह रंग के कपड़े से ढका हुआ था। डॉक्टर शरफ ने सबसे पहले उस कपड़े को हटाया और दरदाना ने देखा कि उस जगह एक बहुत ही बड़ा और गहरा सुर्ख रंग का शीशा लगा हुआ है। डॉक्टर शरफ ने उस शीशे के करीब पहुंचकर दरदाना को अपने नजदीक बुलाते हुए कहा, इससे समंदर देखो। दरदाना ने शीशे की दूसरी जानब देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। दुनिया की ताकतवर तरीन दूरबीन इतनी ताकतवर नहीं होगी जितना ये शीशा था। हालांकि कुर्बो जवार में कोई जहाज मौजूद नहीं था, लेकिन दरदाना उससे बहुत से जहाज़ों को देख रही थी। उसके मुख्तलिफ जाविये थे। एक जाविया बंदरगाह की जानब था और बंदरगाह में जिंदगी दौड़ती नजर आ रही थी। जहाज़ों पर काम हो रहा था और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। ये जहाज इतने करीब महसूस होते थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ और छू लो। इंसानी शक्लें तक नुमाया नजर आ रही थी। दूसरे जाविये से समुंदर ताहदे निगाह नजर आ रहा था। कई जहाज समुंदर के सीने पर रवां दवां थे और उसके साथ साथ ही उन पर जिंदगी के आसार नजर आए। दरदाना शशदर रह गई। उसने मुतअज्जबाना लहजे में कहा, आह किस कदर ताकतवर शीशा है। ये जहाज यहाँ से कितनी दूर होंगे अंकल शरफ? बहुत फासले पर बेटे, बहुत फासले पर। जरा इस तीसरे जाविये से समुंदर को देखो, डॉक्टर शरफ ने कहा और दरदाना तीसरा जाविया इस्तेमाल करने लगी। यहाँ बहुत दूर दूर तक समुंदर नजर आ रहा था और उसमें इक्का दुक्का जहाज भी मौजूद थे। ये जहाज यहाँ से कम से कम 1.5 दिन का सफर तय कर चुके हैं, डॉक्टर शरफ ने बताया। कमाल है, वाकई अंकल आप साहबे कमाल मालूम होते हैं। मैंने इसमें कुछ और तब्दीलियां भी की हैं, देखो अब तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, डॉक्टर शरफ ने कहा और फिर चौंक कर शाबान की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाई हमारे नन्हे मेहमान ने तो ये मंजर देखा ही नहीं। शाबान जरा देखो इस शीशे से बाहर तुम्हें कैसा लगता है। वो देर तक समुंदर मुख्तलिफ जावियों से देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत दिलचस्प चीज है, अब इसमें हम मजीद दिलचस्पियां पैदा करते हैं, डॉक्टर शरफ ने कहा और मीनार की दाहिनी सिमत लगी हुई एक मशीन की तरफ मतवज्जा हो गया। उस मशीन के कुछ बटन दबाने से शीशा अचानक ही रंग तब्दील करने लगा और उसके बाद उसका रंग गहरा नीला हो गया। उस पर एक और प्लेट दीवार से निकलकर आ चढ़ी। डॉक्टर शरफ ने शाबान से देखा
अब देखो बेटे, इसमें तुम्हें कुछ और दिलचस्प चीजें नजर आएंगी। शाबान शीशे से दूसरी जानब देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। वो काफी दिलचस्पी से दूसरी सिमत के मनाजर देख रहा था। देर तक वो इस शुगल में मसरूफ रहा और फिर गर्दन हिलाता हुआ बोला, वाकई ये बहुत उम्दा चीज है, काश इसका हसूल मेरे लिए भी मुमकिन होता। यूं समझो ये तुम्हारे तसर्रुफ में है। जब भी तुम अपनी आंटी के साथ इस तरफ आओ, मेरी इस लैब में आ सकते हो और यहाँ अपनी पसंद की चीजें देख सकते हो। दर्दाना, अब तुम भी देखो समुंदर की गहराइयाँ, तुमने इतने करीब से ना देखी होंगी। दर्दाना ने शीशे के जाविये से दूसरी जानब देखा और उसे चक्कर सा आ गया। इस बार गहराइयां उसकी निगाहों की जिद में थीं। आबी जानवर, समुद्री झाड़ियां, पथरीली चट्टानें जो निहायत पुरइसरार मंजर पेश कर रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो खुद उनकी गहराइयों का सफर कर रही हो। डॉक्टर शरफ वाकई जादूगर लगता था। थोड़ी देर के बाद वो एक गहरे सांस लेकर शीशे के पास से हट आई। बिलाशुबा डॉक्टर शरफ, आपने ये एक हैरत अंगेज चीज बनाई है। इसका मकसद है कि आप फन में यकता हैं। डॉक्टर शरफ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मीनार की दूसरी जानब पहुंच गया था। फिर वहां से एक मशीन को दीवार ही के दरमियान बहुत ही आसानी से चलाता हुआ एक बार फिर शीशे के पास आ गया। ये मशीन भी अजीबोगरीब साखत की थी। डॉक्टर शरफ ने उसे दर्दाना के सामने करते हुए कहा, इस सुराख से शीशे की दूसरी जानब देखो। दर्दाना खुद भी इस मामले में काफी दिलचस्पी लेने लगी थी। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उसने दूसरी तरफ देखा। कोई खास बात नजर नहीं आई। अलबत्ता शीशे से दो चीजें नजर आ रही थीं, वो मजीद कुछ वाज़े हो गई थीं। उसने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से डॉक्टर शरफ को देखा। ये एक इंतहाई ताकतवर कैमरा है। इसके जरिए समुद्र की गहराइयों की और सिता की इतने ही फासले पर तमाम तस्वीरें ली जा सकती हैं जितने फासले पर मेरी ये दूरबीन काम करती है। ओह मेरे खुदा, इसका मकसद है कि हमारे वतन के इस हिस्से में आप अपने इस कैमरे और दूरबीन की मदद से ये पता चला सकते हैं कि समुद्र की सतह पर और उसकी गहराइयों में इतने फासले पर क्या हो रहा है। वतन अजीज को जरूरत पड़ी तो मैं सरकारी सतह पर भी अपनी इन तमाम चीज़ों से काम ले सकता हूँ और दूर दूर तक के इलाके देखकर बता सकता हूँ कि अगर हमारे वतन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें क्या किया जा रहा है। क्या आपकी इस लेबॉर्ट्री के बारे में हुकूमत को मालूम है? दर्दाना ने पूछा। हाँ, किसी हद तक। ये सब कुछ मैंने हुकूमत की इजाज़त से किया है और इस सिलसिले में मैंने मुतल्लिका महकमों से इजाज़तनामे हासिल किए हैं, लेकिन वो लोग एक छोटी सी जगह पर पूरी तवज्जो नहीं दे सके और किसी को नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ। मेरी ये कार्रवाई किसी भी तरह मुल्क व मिल्लत के खिलाफ नहीं है और इसके लिए जब भी कभी ज़रूरत पड़ी मैं अपनी सफाई पेश कर दूंगा। यकीनी तौर पर अंकल, आपने बहुत बड़े काम किए हैं। आपको मामूली शख्सियत नहीं है। आओ, तुम्हें इस मीनार का राज मालूम हो गया होगा। अब जरा निचले हिस्सों में देख लो मैंने क्या कुछ किया है। दर्दाना दिलचस्पी के साथ डॉक्टर शरफ के हमरा नीचे के हिस्से में आ गई। शाबान भी साथ था और अब वो एक एक चीज को दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। डॉक्टर शरफ ने एक बड़े से कमरे में पहुंचकर दर्दाना को वो निज़ाम दिखाया जो समंदर से हासिल होने वाली तस्वीर को उनका असल रूप देता था और फिर वो मुख्तलिफ मशीनों के बारे में दर्दाना को बताता रहा। समुद्री तहकीकात के सिलसिले में वो मशीनें किस तरह काम आ सकती हैं। दिल ही दिल में दर्दाना ने सोचा कि ताज्जुब की बात है, असद शहराजी जैसा शख्स डॉक्टर शरफ जैसी शख्सियत से वाकिफ नहीं। हालांकि समुद्री ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करने में असद शहराजी को बहुत दिलचस्पी थी और अब वो यही मशगला अपनाने का फैसला कर रहा था, बल्कि उसके लिए वो सफ़र पर निकल भी खड़ा हुआ था। अगर असद शहराजी को डॉक्टर शरफ का तावन हासिल हो जाता तो उसके बहुत से मसाइल हल हो सकते थे। दर्दाना ने दिल ही दिल में फैसला किया इस बार असद शहराजी वापस आया तो डॉक्टर शरफ से उसका तारुफ ज़रूर कराएगी और उसके बाद असद शहराजी अगर शहबान की मदद से कोई काम करना चाहेगा तो यकीनी तौर पर डॉक्टर शरफ का तावन उसे हासिल होगा, क्योंकि डॉक्टर शरफ खुद भी बहुत ज़्यादा शहबान में दिलचस्पी ले रहा था। अपनी लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से दिखाने के बाद डॉक्टर शरफ दर्दाना को लेकर एक जानब बढ़ गया और इस बार दर्दाना को एक कमरे में पहुंचने के बाद कुछ सीढ़ियां तय करना पड़ी थीं जो नीचे जाती थीं। दर्दाना ने चौंक कर डॉक्टर शरफ को देखा और बोली,
अंकल, क्या आपने अपनी इस लेबॉर्ट्री के नीचे कोई जमीन दोस्त जगह भी बना रखी है? हाँ बेटे, जाहिर है इस मुख्तसर से प्लाट पर मैं बहुत बड़े काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जमीन के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा भी इस्तेमाल किया है। सीढ़ियों का इख्तिताम एक गोल कमरे में हुआ जो बहुत ज्यादा वसी नहीं थी। बस एक छोटा सा कमरा मालूम होता था जिसकी साखत इंतहाई अजीबोगरीब थी। फर्श पर सिर्फ एक कालीन बिछा हुआ था और कुछ भी ना था, लेकिन उसकी दीवारें मोटे शीशे की बनी मालूम होती थीं, जिनका दूसरा हिस्सा तारीक था। ताहम मध्यम रोशनी में शीशे की ये दीवारें चमक रही थीं। डॉक्टर शरीफ ने यहाँ पहुँचने के बाद मुस्कुराती निगाहों से दरदाना को देखा और फिर उसके दीवार के ऊपरी हिस्से में हाथ डालकर कोई चीज नीचे गिरा दी। ये एक मोटी प्लेट थी जो एक हल्की सी आवाज के साथ तय में पहुंच गई थी। गोया ये गोल कमरा अब बंद हो गया था। गोल कमरे के एक हिस्से में दायरे की शक्ल में बहुत से बटन लगे हुए थे। डॉक्टर शरीफ उस जगह पहुंच गया। फिर उसने एक बटन को ऊपर किया और 2 बटन नीचे कर दिए। दरदाना और शाबान के जिस्म को एक झटका सा लगा और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो जमीन की गहराइयों में उतर रहे हों। दरदाना ने मुतहय्यराना निगाहों से डॉक्टर शरीफ को देखा और वो आहिस्ता से बोला, हाँ ये लिफ्ट है। ये कहाँ जाती है अंकल? अभी चंद लम्हात में ये अपना सफर तय कर लेगी तो तुम देखोगे कि ये कहाँ तक जाती है, डॉक्टर शरीफ ने जवाब दिया। ये गोल कमरा नुमा नीचे उतरता रहा और मध्यम सी रोशनी के अलावा कुछ यहाँ नजर नहीं आया। लेकिन फिर अचानक ही उस मध्यम सी रोशनी के अलावा बाहर की समत तेज रोशनी फैल गई और बाहर के मध्यम मनाजर शीशे में रोशन हो गए। दरदाना की आंखें शिद्दत हैरत से फटी की फटी रह गई। वो एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। शीशे की दीवारों के दूसरी तरफ समुद्र की दुनिया आबाद थी। बड़ी और छोटी मछलियां अतराफ में गर्दिश कर रही थीं। डॉक्टर शरीफ एक फातहाना मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रहा था और बाहर का माहौल उसकी निगाहों में चमक पैदा कर रहा था। फिर एक जगह ये कमरा गोल आकर रुक गया। कहो दोस्तों, मेरी ये कहावत तुम्हें पसंद आई? ये सब कुछ क्या है डॉक्टर? जमीन की गहराइयां खत्म करके समुद्र की गहराइयों तक ले आया हूं तुम्हें। मैं समझी नहीं। तो यूं समझ लो, ये एक लिफ्ट है जो हमें लेकर तकरीबन 400 फुट की गहराई में उतर चुकी है। ये मेरे बाएं सिमत नहीं जो एक महदूद सी दुनिया नजर आ रही है। ये शीशे का एक खौल है जो मैंने यहाँ कायम किया है। इसका एक हिस्सा बाकायदा पानी में खुलता है और दूसरा ऊपर तक मेरी लेबॉर्ट्री में जाता है। इस पानी में आ जाने वाले आबी जानवर अगर इस खौल में पहुंच जाएं तो उनके लिए नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके चारों सिमत शीशे की दीवारें मौजूद हैं। इसके अलावा ये 3 अफ्तराफ जो तुम देख रही हो, ये खुला समंदर है। मेरा मतलब है समुंदर की गहराइयां। मैं इस लिफ्ट के जरिए नीचे यहाँ तक आया हूँ और इसका ताल्लुक शीशे के मेरे इस बनाए हुए खौल से है जो चौकोर है। मैं अपनी पसंद के मुताबिक समुद्री जानवरों का इस खौल में तज्जिया करता रहता हूँ। समुद्र की इस गहराई तक मैं अपने इस लिफ्ट पर आने में कामयाब हो गया हूँ। इससे ज्यादा गहराइयाँ पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और मेरी ये लिफ्ट नाकारा हो जाएगी। चुनाचा मैंने अपने आप को यहीं तक महदूद कर लिया है। इस तरह मैं समुद्र की जमीन के बाद 400 फुट की गहराइयों का अच्छी तरह जायजा ले सकता हूँ। ओह डॉक्टर शरीफ, आप तो वाकई बहुत अजीम इंसान हैं। आपने इतना जबरदस्त कारनामा इस छोटी सी जगह पर सर अंजाम दे लिया है और बाहर की दुनिया आपके इस कारनामे से वाकिफ भी नहीं। हाँ ये सच है, सिर्फ चंद अफराद के अलावा कोई नहीं जानता यहाँ मैंने समुद्री तहकीकात के लिए क्या कुछ कर रखा है। लेकिन यूं समझ लो कि ये मेरी उन हसरतों का तोड़ है जो उम्र सीधा हो जाने के बाद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। समुंदर के बारे में मैं तो बहुत कुछ जानना चाहता था और दरदाना बेटी, लेकिन अब अपनी इस उम्र को क्या करता जिसने मेरे कवा मुजमल करके मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। चुनाचा मैंने समुंदर को अपनी इस छोटी सी लेबॉर्ट्री में कैद करके इसके बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मेरे पास समुद्री तहकीकात के सिलसिले में काफी मवाद है और मैं अपना ये काम यहीं तक महदूद रख के जारी रखे हुए हूँ। लेकिन मेरा राब्ता दुनिया के बड़े बड़े ओशनग्राफर से है और वो लोग मेरी अहमियत को तस्लीम करते हैं।
میرے مقالات ان کے ہاں ان کی نصابی کتابوں میں بھی شامل ہیں اور وہ اکثر مجھ سے رابطے قائم کرتے رہتے ہیں۔ البتہ انہیں اس بات پر حیرت ہے کہ میں محدود رہ کر مزید معلومات کیسے حاصل کر رہا ہوں، اور دردانہ بیٹی، تم ان لوگوں کے بعد پہلی فرد ہو جو اس معاملے میں جان چکی ہو جنہوں نے یہ لیبارٹری تعمیر کی تھی، لیکن وہ سمندری دلچسپیوں سے واقف نہیں تھے اور صرف اپنا کام کر کے اپنا معاوضہ لے کر دنیا میں منتشر ہو گئے۔ انکل، آپ نے ہم پر بہت بڑا اعتماد کیا ہے۔ ہاں، اور اس اعتماد کی وجہ یہ ننھا سا بچہ ہے جس نے میری زندگی بھر کی معلومات میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ لیکن ایک درخواست ہے، میں تم سے ضرور کروں گا دردانہ، لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتانا۔ ظاہر ہے تمہارا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہوگا جو سمندری تحقیقات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ غیر متعلق لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤ گی تو وہ مجھے تنگ کریں گے۔ نہیں انکل، میں اس قسم کی انسان نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں تھوڑا بہت مشاہدہ انسانوں کے بارے میں میرا بھی ہے۔ بہرطور میں نے تمہیں اس کی تکلیف کی ادائیگی کر دی ہے جو تمہیں یہاں آ کر ہوئی ہے، مگر میرا یہ ننھا سا دوست اپنے کسی خیال کا اظہار نہیں کرتا۔ ڈاکٹر شرف شعبان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، انکل، میرے ذہن میں ابھی بہت سی چیزیں نہیں آئی۔ آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور ان سے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ نے لیبارٹری نام کی کوئی شے بنائی ہے جو یہ عمارت ہے، اور اس عمارت سے آپ سمندر کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ بیٹے، کیا تمہارے دل میں کبھی یہ جذبہ نہیں ابھرتا کہ تم سمندر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرو؟ میں نہیں جانتا، اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ ڈاکٹر شرف گردن ہلا کر دردانہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ جاننا چاہے گا، لیکن عمر کی ایک منزل میں پہنچنے کے بعد، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سمندر سے اس کا خصوصی لگاؤ ہے۔ دردانہ نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ اسی وقت اسے اچانک مائی ماچھی یاد آئی جس نے پر اسرار انداز میں اس سے ملاقات کر کے کہا تھا کہ یہ لڑکا تمہارے پاس سمندر کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ زندگی کی لطافتوں سے ہمکنار ہوتی رہو گی اور اس کے ذریعے تمہیں بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شعبان ایک پر اسرار شخصیت تھی اور دردانہ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ڈاکٹر شرف نے واپسی کا سفر شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس لیبارٹری میں واپس آئے۔ دردانہ نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے پاس وقت اتنا دلچسپ گزرا ہے ڈاکٹر کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے کہ شعبان بھی اس سے کافی لطف اندوز ہوا ہے، تاہم وقت کافی گزر چکا ہے اور میری واپسی ضروری ہے۔ صرف ایک ہی گزارش ہے، میری اس لیبارٹری کے بارے میں کسی اور کو نہ بتانا۔ ہاں، مجھ سے ملنے میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے میں تمہیں اور بھی دلچسپ چیزوں سے روشناس کراؤں۔ اس کے علاوہ میری یہ درخواست بھی یاد رکھنا کہ جب بھی اسد شیرازی واپس آئیں میرا ان سے تعارف ضرور کرانا۔ اسد شیرازی صاحب آپ سے مل کر بے حد خوش ہوں گے اور یقینی طور پر وہ آپ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ یہاں میں تمہاری کوئی خاطر مدارت نہیں کر سکا کیونکہ مجھے ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، بس جو بھی الٹا سیدھا مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں اور وقت گزارتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس کی حاجت بھی نہیں ہے، دردانہ نے کہا، اور ڈاکٹر شرف ان دونوں کو لیبارٹری کے دروازے کے باہر تک چھوڑنے آیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی ہٹ کے جانب چل پڑے۔ دردانہ کے ذہن میں خیالات کی یلغار ہو چکی تھی، لیکن شعبان کسی بھی کیفیت سے بے تعلق ہٹ کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں ہٹ میں داخل ہو گئے۔ کیا خیال ہے شعبان، ہمیں اور یہاں رکنا ہے؟ نہیں، اب واپس چلتے ہیں، شعبان نے جواب دیا۔ دردانہ نے ڈرائیور کو ہدایت کر دی۔ ڈرائیور نے ہٹ سے ضروری چیزیں سمیٹی اور اپنی رہائش گاہ کر چل پڑے۔ بعد کے معاملات میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن دردانہ ڈاکٹر شرف کی اس لیبارٹری سے بہت متاثر ہو چکی تھی، کیونکہ خود بھی ایک ایسے آدمی سے متعلق ہو چکی تھی جو غیر معمولی ذوق اور غیر معمولی خیالات رکھتا تھا، اس لیے خود بھی ان چیزوں کی اہمیت سے واقف ہو گئی تھی۔ اسد شیرازی سے دنیا بھر کی باتیں ہوتی تھی، ان پر بحث ہوتی تھی، اپنے وطن کے ایسے باصلاحیہ افراد کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی جو بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ تھے۔ کوئی نہ جانتا ہوگا کہ یہ ساحل سمندر پر ایک بہترین محقق نے ایک ایسی انوکھی تجربہ گاہ بنا رکھی ہے جو دنیا کے لیے نہ صحیح اس ملک کے لیے ایک عجوبہ ضرور تھی۔ اسد شیرازی اور ڈاکٹر شرف کا گٹھ جوڑ شاندار رہے گا۔ پھر اسد شیرازی اپنے سفر سے واپس لوٹ آئے۔
तो दर्दाना से पूछा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे मामूलात क्या रहे। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है उसकी तकमील कर रही हूँ। चलो, तुम्हारे पास एक बेहतरीन मशगला है, थोड़े से तजर्बात भी हो रहे हैं तुम्हारे। मसलन ये एक पसमानदा बस्ती का नन्हा सा बच्चा अगर बेहतर तरबियत करने वाले हाथों में पहुंच जाए तो उसकी फितरत में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। दरअसल इंसानों की तकसीम कर ली गई है, हालांकि हमारे मसलक में इंसानों को कोई तफरीक नहीं है। हर शख्स माहौल और जगह की मुताबिकत से ज़हनी तरबियत हासिल करता है। हालांकि कुदरत ने हर शख्स को सलाहियतें बख्शी हैं। अब ये एक मछेरे का बेटा बेहतरीन तरबियत हासिल कर रहा है और यकीनी तौर पर यह मुआशरे का एक बेहतरीन नौजवान बनेगा। खुदावंद आलम ने इसे गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा है। हम इसकी इन सलाहियतों को जला देकर इसे समुंदरों का शहंशाह बनाएंगे। समुंदर से इसकी दिलचस्पी और समुंदर में इसकी जौलानियाँ यकीनी तौर पर इसकी मददगार होंगी और हो सकता है ये समुद्री तहकीकात में दुनिया को बहुत से अनोखे तोहफे दे। यकीनन सर, मैं आपको एक और हैरतनाक वाक़े के बारे में बताना चाहती हूँ। कोई अहम बात हो गई क्या? सर, साहिल समुंदर पर आपकी हट के कुछ फासले पर एक ऐसी हट बनी हुई है जिसके सामने के हिस्से पर एक मीनार बनाया गया है। हाँ, मुझे याद है, एक ऐसा मीनार बनाया गया है वो जिसे देखकर ही एहसास होता है कि बस जिसके जहन में जो आया वो उसने कर लिया, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जी सर, मैं उस हट की जानब आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। उस हट में एक शख्स डॉक्टर शरफ के नाम से रहता है। और फिर दर्दाना ने तफसील के साथ डॉक्टर शरफ से मुलाकात का अहवाला सुना दिया। जब दर्दाना खामोश हुई तो असद शराजी ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, तुम तो जैसे मुझे कोई अल्फ लैला की कहानी सुना रही हो, एक तसव्वुराती ख्वाब जिसे सिर्फ ख्वाब समझा जाता है। इतना बड़ा काम इतनी खामोशी से कर लेना और वो इतनी सी जगह, भला कैसे मुमकिन है दर्दाना? सर, अगर मुझे भी ये वाक़या सिर्फ सुनाया जाता तो शायद मैं सुनाने वाले की बात पर यकीन ना करती, लेकिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा उसकी तरदीद भी मुमकिन नहीं। ये सब कुछ तो मैं भी देखना चाहता हूँ दर्दाना। वाकई ये एक हैरतनाक बात है डॉक्टर शरफ। इसका मतलब है बहुत बाकमाल है। और हैरत की बात यह है कि उसके बारे में कभी अखबारात में कोई तफसील नहीं देखी। इससे यही ज़ाहिर होता है कि वो दुनिया से अलग थलग रहकर सिर्फ अपनी दिलचस्पी की बिना पर काम कर रहा है। यकीनन सर, ताहम मैंने ये भी सोचा कि कहीं उसकी ये दिलचस्पी हमारे किसी मकसद को ख़त्म ना कर दे। उसके बाद से आज तक मैंने साहल का रुख नहीं किया। सोचा यही था मैंने, और अब ज़रा एहतियात भी रखूँगी हूँ। अगर डॉक्टर शरफ वाकई अपने आप में महदूद एक इंसान हैं तो हमारा उसका इश्तराक हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ फराहम कर सकता है। ये तो मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद एक बहुत बड़ा काम हो गया। समुद्री दुनिया से मुझे दिलचस्पी ज़रूर है, लेकिन मेरी अपनी मालूमात तो अभी तक इस बारे में बिल्कुल नहीं है, और ना ही मैं इस सिलसिले में कोई सही रास्ता मुतय्यन कर पाया था कि किस तरह अपने काम का आगाज़ करूँगा। मेरा ख्याल है कि दर्दाना, तुम मुझे डॉक्टर शरफ से मिला दो। मैं उसके बारे में अंदाज़ा लगाऊंगा कि वो किस किस्म का इंसान है। अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो हम शाबान को डॉक्टर शरफ की तहवील में भी दे सकते हैं। मेरा मतलब है शाबान के मुतल्लिक मालूमात के लिए डॉक्टर शरफ की महारत हमारे काम आ सकती है। मेरा ख्याल है हम कल ही डॉक्टर शरफ से मुलाकात करते हैं। दर्दाना चंद लम्हात खामोश रही, फिर उसने कहा, सर, जब उसने मुझसे आपके बारे में तफसीलात मालूम की तो मैंने उसे शाबान का नाम शाबान शराजी बताया और आपका बेटा ज़ाहिर किया है। तुमने जो कुछ किया वो एक हद तक दुरुस्त था, लेकिन अगर डॉक्टर शरफ कोई बेहतर आदमी निकलता है तो हम उसे तमाम तफसीलात बता देंगे ताकि उसे शाबान के बारे में फैसला करने में आसानी हो। बाद में मैं तुम्हें हदायत दूंगा कि डॉक्टर शरफ को हम कहाँ तक हसीयत देंगे। दर्दाना खामोश हो गई। दूसरे ही दिन तीनों साहल की जानब चल पड़े। शाबान तो साहल का नाम सुनकर ही खुश हो जाया करता था। समंदर से उसकी ये बेपनाह दिलचस्पी बाद औकात उन लोगों को हैरान कर दिया करती। यूं लगता था जैसे अगर उसे इजाजत दे दी जाए तो वो सारी उम्र ही समुंदर में गुजार दे। अपने शानदार हट में पहुंचने के बाद असद शहरादी थोड़ी देर तक वहां रहा और फिर उसने दर्दाना से कहा
کہ डॉक्टर शरफ से मुलाकात कर ली जाए। चुनाचा तीनों वहां पहुंच गए। डॉक्टर शरफ के हट पर पहुंचकर दर्दाना ने दस्तक दी और चंद लम्हात के बाद ही डॉक्टर शरफ ने दरवाजा खोल दिया। उन तीनों को देखकर उसने इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया और असद शेराजी की तरफ रुख करके बोला, यकीनी तौर पर आप असद शेराजी हैं। हाँ डॉक्टर शरफ, आपके बारे में दर्दाना से सुनकर मैं अपने इश्तियाक को ना दबा सका और आपसे मुलाकात करने चला आया। आपकी आमद से मुझे बेहद मुसर्रत हुई। यहाँ अपने वतन में मैं इस तरह अपने लोगों से अलग थलग होकर रह गया कि अब अपने दरवाजे पर होने वाली दस्तक हैरान कर देती है। बहरतौर आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरी जानब रुख किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर शरफ उन्हें लेकर अपने खूबसूरत ड्राइंग रूम में पहुंच गया और फिर उसने मुस्कुराकर दर्दाना की तरफ देखते हुए कहा, ओह माय डियर दर्दाना, मैं तुम्हारे जाने के बाद से अब तक शहबान के बारे में सोचता रहा हूँ और यकीन करो कि बहुत सी ऐसी चीजें मैंने बड़े अरसे के बाद खंगाली हैं जिनमें इस किस्म के किसी किरदार का तज़किरा हो। मैं मुसलसल शहबान ही के बारे में गौर करता रहा हूँ। बहरतौर मिस्टर शेराजी, ये बच्चा इतना हैरत अंगेज है कि अगर इसके बारे में एक बाकायदा कमेटी कायम कर दी जाए तो वो भी इस पर बाआसानी रिसर्च ना कर सकेगी। मैं इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ और मैं खुद आपसे मिलने का शायक था। बराह करम आप मुझे ये बताइए कि यहाँ आपकी आमद किस मकसद के तहत हुई। मैं आपको मुकम्मल तौर पर ताउन का यकीन दिलाता हूँ और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हर अमल करने के लिए तैयार हूँ। ये लेबॉर्ट्री जिसकी तफसील हो सकती है मिस दर्दाना ने आपको बता दी हो, आपके सामने है। आप इसका भरपूर तरीके से जायजा ले लीजिए। इसके बाद मुझे मौका दीजिए कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर शरफ। यकीनी तौर पर मैं उस हैरत अंगेज लेबॉर्ट्री को देखना चाहूँगा, बशर्ते आप इसकी इजाज़त दें। मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे आप यकीन कीजिए कि मैंने कभी किसी भी शख्स को इस लेबॉर्ट्री तक नहीं आने दिया। दर्दाना पहली खातून थी और शाबान पहला बच्चा था जिसने इस लेबॉर्ट्री का तफसीली मुआयना किया। वजह सिर्फ ये है कि मैं किसी शोहरत का ख्वाहिशमंद नहीं बल्कि अपने तौर पर मुकम्मल काम कर रहा हूँ और अपनी ज़ात ही को इससे मुतमिन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर इसकी शोहरत आम हो जाए तो मेरी परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। ताहम तशरीफ लाइए, जो कुछ मैंने किया है उसकी तफसीलात आपको भी दिखा दी जाएं। डॉक्टर शरफ बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह उसने दर्दाना को इस लेबॉर्ट्री की सैर कराई थी, असद शेराजी को भी उसकी एक एक चीज के बारे में बताता रहा। दर्दाना यकीनी तौर पर इस कदर तजर्बेकार और माहिर नहीं थी, इन तमाम चीजों की गहराइयों पर गौर करती, लेकिन असद शेराजी ने जो कुछ देखा उसने उसे दंग कर दिया था। ये ऐसा जदीद तरीन साजो सामान था जिसके बारे में दावा से ये कहा जा सकता था कि किसी भी मुल्क की जदीद तरीन तहकीकाती लेबॉर्ट्री इससे ज्यादा शानदार नहीं होगी। खास तौर से ज़ैरे समंदर जो कुछ डॉक्टर शरफ ने किया था वो नाकाबिले यकीन था और असद शेराजी के अंदाजे के मुताबिक इस पर करोड़ों रुपए सरफा हुआ होगा। इस तरह ये कहा जा सकता था कि डॉक्टर शरफ को अपनी तहकीकात से इश्क है और बिलाशुबा वो समुद्री दुनिया के बारे में बहुत ग्रां कदर मालूमात रखता होगा। ये ज़ैरे ज़मीन लेबॉर्ट्री देखकर असद शेराजी की आंखें मंजमल सी हो गईं। यूं लगता है मिस्टर असद शेराजी जैसे आप इस लेबॉर्ट्री को देखकर बहुत मुतासर हुए हैं। डॉक्टर शरफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सिर्फ मुतासर होने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे वतन में कितना बड़ा आदमी मौजूद है और लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यही इस बड़े आदमी की बका है, वरना बहुत से बड़े आदमियों के बारे में जानने के बाद उनके साथ जो कुछ होता है उसका इल्म आपको भी होगा मिस्टर शेराजी। असद शेराजी ने मदम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहरतौर बर्तरी अपनी जगह कायम रहती है। आप बिलाशुबा एक अजीम मुहक्किक हैं डॉक्टर शरफ। तो फिर मिस्टर असद शेराजी, इस अजीम मुहक्किक की तहकीकाती सरगर्मियों में आप भी इसकी थोड़ी सी मदद करें। दिलो जान से हाजिर हूँ। यकीनी तौर पर मुझे आपके लिए कुछ करके फ़ख्र भी होगा और मुसर्रत भी। वैसे माय डियर मिस्टर असद शेराजी, इस लेबॉर्ट्री को देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल उभरा
सवालात ही सवालात हैं। डॉक्टर शरफ, मैंने इससे पहले कभी इतना उम्दा तजर्बा गार नहीं देखी। ख़ास तौर से ज़ैर समंदर आपने जो कुछ किया है ये एक नाकाबिले यकीन सी बात है, और इसके लिए आपने जिस तरह ये जदीद तरीन तरीक़ाकार इख्तियार किए हैं ये मामूली बात नहीं। क्या मैं इस समुद्री लेबॉर्ट्री के बारे में ये मालूमात हासिल कर सकता हूँ कि इससे आपके मकासद क्या हैं? शीशे का ये खौल बहुत मजबूत है और हम इसमें बड़े बड़े आबी जानवरों को ला सकते हैं। अमूमन ये होता है कि समुद्री जानवर तय में तैरते हुए खुद शीशे के इस खौल में आ जाते हैं। अगर किसी खास किस्म जानवर का भी कोई तज्जिया करना होता है तो फिर लीजिए उसे एक जाल से उसके निचले हिस्से में फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जानवर शीशे की इस लेबॉर्ट्री में कैद होकर रह जाता है और फिर हम उसका भरपूर तरीके से तज्जिया कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसी ज़रूरतें भी पूरी कर लेते हैं जिनसे हमें ख़ास नताइज हासिल हो सकें। मसलन लेबॉर्ट्री के इस खौल में एक ख़ास किस्म की गर्मी भी पैदा की जा सकती है जो इन्हीं आलात की मदद से ज़ैर अमल आती है। ये गर्मी बाज़ औक़ात ज़रूरत के मुताबिक इस कदर तेज़ कर दी जाती है कि यहाँ पानी में उबाल तक आ जाता है, यानी हम इस लेबॉर्ट्री में मौजूद पानी को एक मखसूस दर्जा हरारत भी दे सकते हैं और इस तरह हम बाज़ चीज़ों पर ऐसे समुंदरी तजर्बात कर लेते हैं जो आम हालात में मुमकिन नहीं होते। दरअसल इसके पसे मंज़र में एक अनोखी कहानी पोशीदा है जो फिर कभी तुमसे मुलाकात करने पर तुम्हें सुनाऊंगा। यूँ समझ लो मैंने उम्र का एक बड़ा हिस्सा इस कोशिश में गुजारा है कि मुझे किसी तरह समुद्री तहकीकात की मराआत मिल जाएं, और इन कोशिशों को जिस तरह नाकामी का सामना करना पड़ा उसने मुझे इस दुनिया से बहुत बददिल कर दिया। फिर मैंने समुंदर ही से कुछ भीख मांगी और समुंदर की भीख मिल जाने के बाद मैंने अपने इन कामों का आगाज़ किया। यूँ समझ लो मेरी ये लेबॉर्ट्री समुंदर की अमानत है। मैं जो कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूँ उसे एक किताबी शक्ल दूंगा और इस किताब की तकमील के बाद एक वसीयत के साथ उसे महफूज कर दूंगा। वसीयत ये होगी कि मेरी मौत के बाद इस किताब से इस्तिफादा किया जाए। मैं अपने तौर पर उन लोगों का सामना करके मुखलिस ना रह सकूंगा जिन्होंने मुझे लम्हा लम्हा मेरे मकासद से हटाने की कोशिश की। शायद ये अल्फाज आपकी समझ में आकर मेरी हैसियत को वाज़ा कर दें मिस्टर असद शेरादी। यकीनन जो कुछ मैं कह रहा हूँ शायद बात इससे मुख्तलिफ नहीं है। डॉक्टर शरफ बहरतौर इस दुनिया का यही असूल है, हर मुकम्मल आदमी पर तवज्जो देती है, नामुकम्मल को यह कभी मुकम्मल करने की कोशिश नहीं करती। ताहम मैं आपका कदरदान हूँ डॉक्टर शरफ, आओ फिर ऊपर बैठकर बातें होंगी। डॉक्टर शरफ ने कहा और थोड़ी देर के बाद लिफ्ट से उन्हें ऊपर के हिस्से में पहुंचा दिया और डॉक्टर शरफ इन तीनों को लेकर अपने ड्राइंग रूम में वापस आ गया। मैं शाबान के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं मिस्टर असद शेरादी। मेरी खुशबख्ती है कि आप जैसे ज़बरदस्त मुहक्किक से मेरा राब्ता कायम हुआ और आपने शाबान में दिलचस्पी ली। ये तुम्हारा बेटा है असद शेरादी? जी, मैं इसके बारे में आपसे अभी मज़ीद गुफ्तगू करूँगा। मेरा ख्याल है कि दर्दाना के शबान में बेनार में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर तुम पसंद करो तो इसके साथ तजरगाह में जाकर मीनार से समुंदर का जायजा ले सकती हो। खुद मेरे दिल में भी यही ख्वाहिश थी। दर्दाना ने शेरादी की बात समझकर जल्दी से कहा और फिर शाबान से बोली, आओ शाबान देखें समुंदर के क्या क्या रंग हैं। मेरा सवाल तशन्ना है मिस्टर असद शेरादी। शाबान मेरा बेटा नहीं है डॉक्टर शरफ। कौन है फिर? डॉक्टर शरफ ने अपने तजस्सुस को दबाते हुए पूछा। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा डॉक्टर शरफ मैं अपनी सेक्रेटरी दर्दाना के साथ एक समुद्री सफर के लिए निकला था। मुख्तसर मैं आपको ज़रूर बता दूं कि डॉक्टर शरफ मेरी फितरत में महम जोई है। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा है और कुछ ऐसे दोस्तों का साथ मिल गया जो महम जोई से दिलचस्पी रखते थे। मैंने उनके साथ दुनिया के बेशतर ममालिक की सैर की और इस दुनिया में फैली हुई अजीबो गरीब चीज़ों के बारे में मालूमात मेरा महबूब तरीन मशगला रहा है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि समुद्रियात के बारे में मालूमात हासिल करूं। मेरे वसाइल महदूद थे और मुझे इस सिलसिले में पहले से कोई ख़ास बात मालूम नहीं थी। ताहम इस सिलसिले में जो कुछ भी मवाद मुझे मिल सका मैंने उसे पढ़ा और उसके बाद मैंने एक बेमकसद से सफ़र का आगाज़ कर दिया। मतलब ये नहीं था कि उससे मुझे कोई बहुत ही अहम मालूमात हासिल हो जाएंगी। कुछ लोगों की तलाश में था जिनके बारे में पढ़ चुका था।
मेरा ख्याल था कि उनसे मिलकर मैं अपने इस शौक की तकमील करूंगा, लेकिन इत्तफाक की बात यह है कि हमारा जहाज तूफान की लहरों की नज़र होकर एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जिसे हम इब्तिदा में ना जान पाए थे। बाद में मुझे पता चला कि वो अपने ही वतन का एक हिस्सा है। ये जहाज साहल की रेत में फंस गया और उसके किनारे आबाद मछेरों की एक बस्ती के लोगों ने हमारी भरपूर मदद की। वहां से हम राब्ते कायम करके बखैर आफियत वापस आने में कामयाब हो गए। वहीं मछेरों की इस बस्ती में मुझे ये बच्चा मिला जिसका नाम शैबान है। ये बस्ती के सरदार के पास रहता था। मालूमात हासिल करने पर पता चला कि वह सरदार का बेटा भी नहीं है, बल्कि एक ऐसे जोड़े की औलाद है जो समुंदर की नज़र हो गया। इस बच्चे की विलादत बकौले सरदार के समुंदर ही में हुई और 12 दिन तक ये पानी में गुम रहा। 12 दिन के बाद इसका नन्हा सा वजूद साहल से आ लगा। ये जिंदा सलामत था और इसके बाद इंतहाई सख्त जानी के आलम में इसने जिंदगी पाई थी। मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल करके इसे अपने साथ रखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सरदार ने इससे इनकार ना किया। इस तरह इस बच्चे को लेकर मैं यहाँ आया। इसके तैरने के अंदाज ने ना सिर्फ मुझे बल्कि सभी को हैरान कर रखा है। यहाँ तक कि बस्ती के मछेरे भी इसके बारे में अजीबोगरीब रवायतें सुनाते हैं। समुंदर में पैदा होने की वजह से इसके अंदर ये अनोखी खसूसियात पैदा हो गई हैं। मैं भी ये मालूम करना चाहता था कि इसके अंदर क्या क्या अनोखी चीज़ें बेदार हो गई हैं। समुंदर की दिलचस्पी की बिना पर मेरे दिल में यह ख्याल गुजरा कि अगर इसे बेहतरीन तरबियत दी जाए और इसकी उम्दा परवरिश की जाए तो हो सकता है ये समुंदर के सिलसिले में मेरे लिए बहुत सी मालूमात हासिल करने का बाइस बन जाए। और इस तसव्वुर के तहत मैं इस पर अपनी तमाम कोशिशें और तवज्जो सिर्फ कर रहा हूँ। लेकिन इस बात का एतराफ़ करता हूँ डॉक्टर शरीफ के खुद मैं ये नहीं जानता कि मैं इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कुछ कर सकता हूँ। मेरी ये तमाम कोशिशें खला में हाथ पांव मारने के मुतरादिफ थीं। और जब मेरी सेक्रेटरी दर्दाना ने मुझसे आपका तज़किरा किया तो मैं आप में दिलचस्पी लिए बगैर ना रह सका। डॉक्टर शरीफ, आपने मुझे जो कुछ दिखाया है वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन सा है, लेकिन अपनी आंखों से देख चुका हूँ और इस बात का एतराफ़ भी कर चुका हूँ कि आपसे आप एक बेहतरीन समुंदरी महक्कुक हैं। ये बच्चा जिसके बारे में अब मैंने आपको तमाम तर तफसीलात बता दी मेरे लिए बासे मोहब्बत भी है और बासे दिलचस्पी भी। ये मेरे एक मकसद की तकमील भी है और मेरी अपनी ज़िंदगी में एक हसीयत रखता है। ताहम अगर इसे आपका सहारा मिल जाए तो मैं समझता हूँ मेरे इस तसव्वुर का अमली पीकर सामने आ जाएगा जो खुद मेरे जहन में मुबहम है। डॉक्टर शरीफ के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो पुरजोश नजर आ रहा था। उसने असद शरादी का हाथ पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, मेरे लिए भी ये एक दिलचस्प और अनोखी तख्लीक है। मैं इसकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता हूँ। कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा मैं इसे जो इसके लिए परेशान कुन हो। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प और अनोखी बात है, समुंदर में बहुत सी विलादतें हुई हैं और उसके बारे में जदीद तरीन तहकीकाती रिपोर्ट मौजूद हैं। कहना यही है कि कुदरत ने चौंका इंसान को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शय अनायत फरमाई है और उसके अंदर हवादत से बचने की बेशुमार कुव्वतें पोशीदा कर दी गई हैं। इस तरह वो नावाजीदा होकर भी अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेता है। लेकिन ये बात बड़ी दिलचस्प है कि एक ऐसा बच्चा जो समंदर में पैदा हुआ हो और 12 दिन तक समुंदर के नमकीन और तेज पानी में जिंदा रहा, किसी हद तक अपने अंदर ऐसी पुरइसरार कुव्वतें पोशीदा कर सकता है जो दूसरों के लिए नाकाबिले फहम हों। इस तरह मेरी तहकीकात में एक नया इजाफा होगा। इसके साथ साथ ही आपके जहन में जो मकसद है मैं उसकी तकमील भी करूंगा। मैं नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, लेकिन वक्त से पहले मौत का इंतजार करने बैठ जाना भी तो एक हमाकत की बात है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपके ताउन के साथ इस सिलसिले में काम कर सकता हूँ और आपको लम्हा लम्हा अपनी मालूमात से आगाह करता रहूंगा। हो सकता है मैं और आप मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम भी तरतीब दे लें जो हमारी उस मामूलात को आगे बढ़ाने में मुआवन साबित हो। मैं आपसे मुकम्मल तावन करूंगा। डॉक्टर शरीफ, आप इत्मीनान रखिए।
जहां तक आपकी ज़ात का ताल्लुक है तो मैं उससे इतना मुतासर हुआ हूं कि आप पर मुकम्मल भरोसा करता हूं। मैं शाबान को आपकी तहवील में दे देता हूं। इसकी परवरिश दर्दाना ही करेगी। दुनियावी मामूलात से हम उसे पूरी तरह बहरावर करेंगे और जब भी आप उसके सिलसिले में कोई हदायत दर्दाना को देंगे वो उसकी तामील करेगी, मैं उसे हदायत कर दूंगा। जहां तक मेरा मसला है तो यूं समझ लीजिए कि आप मुझे जिस काबिल भी समझें मैं उसके लिए हाजिर हूं। कुछ अरसे के लिए मुझे मुल्क से बाहर जाना है, लेकिन वापस आने के बाद मैं इस वक्त तक कोई दूसरा प्रोग्राम तरतीब नहीं दूंगा जब तक हम और आप मिलकर इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम नहीं बना लेते। बेहद शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि दिन का कुछ हिस्सा मुख्तलिफ औकात में, मेरा मतलब है रोजाना ना सही, मुझे उसके साथ सिर्फ करने की इजाजत दी जाए। मैं उसे समुद्री सफर पर भी ले जाऊंगा। थोड़े थोड़े फासले पर पहुंचकर हम ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि समुद्र में उसकी हसीयात कहां तक होती हैं और ये समुद्र में रहकर क्या क्या कारनामा सर अंजाम दे सकता है। इसके अलावा मेरी लेबॉर्ट्री में समुद्र से मुतल्लक जो कुछ भी चीजें मौजूद हैं मैं उनके जरिए भी इस पर तहकीकात करूंगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिससे उसे कोई नुकसान पहुंच सके। और फिर कुछ दिनों के बाद असद शहराजी मुल्क से बाहर चला गया। डॉक्टर शरीफ से दर्दाना की मुलाकातें जारी रहीं। डॉक्टर शरीफ इब्तिदा में तो कुछ महदूद रहा और उसके बाद रफ्ता रफ्ता दर्दाना और शहबान से उसकी बेतकल्फी बढ़ती चली गई। शहबान अपनी फितरत के मुताबिक हर एक से तावन करने वाला था। असद शराजी की गैर मौजूदगी में एक तरह से डॉक्टर शरीफ की असिस्टेंट ही बन गई। डॉक्टर शरीफ ने शहबान पर तहकीकात के सिलसिले में इंतजामात चंद रोज के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिए। कुछ अजीबो गरीब साखत की मशीनें उसने अपनी उस तजर्बा में नसीब की और फिर एक दिन उन मशीनों का तसर्रफ अमल में आ गया। डॉक्टर शरीफ ने शहबान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के एक्सरे लिए और उसके बाद वो अपनी लेबॉर्ट्री में उन तस्वीर पर काम करने में मसरूफ हो गया जो शहबान की अंदरूनी साखत की थी। शहबान डॉक्टर शरीफ की अब्रूविटरी में चला गया था। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ डॉक्टर, दर्दाना ने कहा। तुम मेरी मुसलसल तो मदद कर ही रही हो दर्दाना, और क्या मदद करना चाहती हो? डॉक्टर शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब इन तस्वीर के सिलसिले में मैं खुद भी इन कामों में इतनी ही दिलचस्पी ले रही हूँ जितनी आप। तुम शहबान के साथ समुंदर की गहराइयां झांको, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। दर्दाना को वो अपनी तमाम तर कार्रवाइयों से आगाह रखता था। उन तस्वीर के नताइज मौसूल हो गए और डॉक्टर शरीफ ने उसे बताया इसकी अंदरूनी साखत में जरा बराबर तब्दीली नहीं। वो तमाम अजाजिन से ये तवक्का की जा सकती थी कि हो सकता है उनकी साखत में कोई बुनियादी फर्क हो। बिल्कुल आम इंसानों जैसे हैं। मैंने उसके फेफड़े और दूसरे तमाम हिस्से अच्छी तरह चेक कर लिए। वो सब बिल्कुल आम इंसानों जैसे हैं। इसका मकसद है कि उसकी साखत में कोई अनोखापन नहीं और उसमें जो गैर मामूली सलाहियतें हैं वो उसी साखत के साथ बिल्कुल कुदरती हसीयत रखती हैं। आइंदा मुलाकात के लिए दर्दाना मैंने एक और तजर्बे का फैसला किया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि समुंदर में उसके तैरने की क्या रफ्तार है। ज़रूर डॉक्टर, मैं आपसे तावन करूँगा। शहबान के तालीमी मशगलों के अलावा और कोई मसरूफियत नहीं है मुझे, तो क्यों ना कल ही का दिन उसके लिए रख लिया जाए। तुम अगर चाहो तो यहीं हट में क़याम कर सकती हो, मैं तो यहाँ रहता ही हूँ। नहीं डॉक्टर, ये मुमकिन नहीं, वापसी ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो आपको वक़्त देती हूँ वो बिल्कुल वही वक़्त होता है जब हमें फुर्सत होती है। मैं नहीं चाहती कि शहबान के मामूलात में कोई तब्दीली रूनुमा हो। फिर दूसरे दिन डॉक्टर शरीफ ने शहबान से कहा, बेटा आज आपको समुंदर में अपनी तेज रफ्तार तैराकी का मुजाहरा करना है। क्यों नहीं डॉक्टर शरीफ, मैं पानी में बहुत तेज तैरता हूँ। शहबान ने आदत के मुताबिक मुख्तसर जवाब दिया। यह स्टीमर बहुत शानदार नजर आ रहा है डॉक्टर, आपने इसे कहाँ से हासिल किया? मेरे कुछ वसाइल हैं डियर, जिनके तहत मैं अपना काम निकाल ही लेता हूँ। ये उधार मांगा गया है और इसे मैं अपने तजर्बे के बाद वापस कर दूंगा। डॉक्टर शहबान शरीफ के साथ स्टीमर में सवार हो गया और डॉक्टर शरीफ ने स्टीमर स्टार्ट करके लहरों पर छोड़ दिया। स्टीमर समुंदर में काफ़ी दूर निकल आया और जब वो किनारे से इतनी दूर हट गए कि लहरों का जोर ख़त्म हो गया तो डॉक्टर शरीफ ने उनकी रफ्तार मदम करते हुए कहा, तैयारियां कर ले शहबान, आपको इस स्टीमर के साथ साथ तैरना है। शहबान तैयार हो गया और थोड़ी देर के बाद उसने नहाने के लिबास में समुंदर में छलांग लगा दी। डॉक्टर शरीफ ने अपने थैले में से एक मूवी कैमरा निकाल लिया और दर्दाना से बोला,
کیا تم اسٹیمر کنٹرول کر سکتی ہو دردانہ ڈیئر؟ یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ تم سے اگر اسٹیمر تم چلا سکتی ہو تو میں کیمرہ اپنے ہاتھ میں سنبھال لوں، ورنہ دوسری صورت میں اسے اسٹیمر پر نصب بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، میں اسٹیمر چلا سکتی ہوں، دردانہ نے جواب دیا، اور اس کے بعد اس نے اسٹیمر کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ڈاکٹر نے کیمرہ اسٹارٹ کیا اور پھر شعبان کو اشارہ کیا۔ شعبان نے سیدھا سمندر سے سر نکالا اور اس کے بعد اس نے تیز رفتاری سے تیرنا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی سمت پھیلے ہوئے تھے اور وہ ان ہاتھوں کو کوئی خاص جنبش بھی نہیں دے رہا تھا۔ کیمرہ کام کرنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکٹر شرف دردانہ کو ہدایت دیتا رہا۔ وہ اسٹیمر کی رفتار بڑھاتی جا رہی تھی اور ڈاکٹر شرف کا پورا جسم کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ اسٹیمر کی رفتار کو دیکھتے ہوئے شعبان کی تیز رفتاری کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اسد شیرازی بھی شعبان کی جانب ایسی تیز رفتاری کی وجہ سے متوجہ ہوا تھا، اور یہ تو پھر بھی پرانی بات ہو گئی تھی۔ اب تو شعبان میں بہت سی مزید خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اسٹیمر کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ خود دردانہ بھی شدت حیرت سے دانت بھینچے ہوئے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شعبان کو دیکھ رہی تھی، اور ڈاکٹر شرف بار بار اپنے کیمرے کا استعمال بھول جاتا تھا، کیونکہ پانی میں شعبان کی رفتار کسی تار پیڑوں کی طرح تھی جس سے فائر کیا گیا ہو اور وہ اپنے نشانے کی جانب برق رفتاری سے لپک رہا ہو۔ اسٹیمر بار بار اس کی رفتار سے پیچھے رہ جاتا۔ دنیا کے تیز ترین تیراک میں کم از کم یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا جس سے وہ دیر تک روشناس ہوتے رہے۔ شعبان کبھی کبھی ایک لمبا چکر لگا کر اسٹیمر کے پاس پہنچتا اور سیتا سے سر نکال کر شوق نگاہوں سے انہیں دیکھتا۔ اس کے اندر ذرا برابر تھکن کے آثار پیدا نہیں ہوئے، جبکہ دردانہ شدید ذہنی اور جسمانی ہیجان کی بنا پر اسٹیمر کی رفتار کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر شرف نے کیمرہ نیچے رکھ لیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر شعبان سے بولا، شعبان رک جاؤ، واپس آ جاؤ، اسٹیمر پر واپس آ جاؤ، بس ہمارا آج کا یہ کھیل ختم۔ شعبان نے کہکا لگا کر کچھ کہا جو ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ڈاکٹر شرف دردانہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم نے محسوس کیا دردانہ، یہ بچہ باہر کس قدر سنجیدہ ہوتا ہے؟ اس کے اندر کسی شوق اور کھلنڈرا پن سمندر میں آ کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم اس بات پر غور کر رہی ہو؟ ہاں ڈاکٹر، اس بات پر میں نے پہلے بھی کئی بار غور کیا ہے۔ خدا کی پناہ، اس کی زندگی میں یہ کیا راز ہے؟ سمندر سے اس کا کیا تعلق ہے آخر؟ صرف سمندر میں پیدا ہو جانا کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سمندر اسے زندگی بخشتا ہو۔ دردانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شعبان اسٹیمر پر چڑھ آیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں انکل شرف، آپ رک کیوں گئے؟ کیا آپ لوگ تھک گئے؟ ڈاکٹر شرف اور دردانہ حیرت زدہ نگاہوں سے شعبان کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر شرف نے آہستہ سے کہا، تم نہیں تھکے شعبان؟ آپ کے اسٹیمر کا سارا پٹرول ختم ہو جائے گا انکل، لیکن میں اسی طرح بغیر پٹرول کے تیرتا رہوں گا۔ ہم نے تمہیں اسٹیمر سے زیادہ تیز رفتار تیراک مان لیا، اب آرام کرو، ڈاکٹر شرف نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اسٹیمر کو واپس ساحل کی جانب موڑ دیا۔